नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पीएपीएस की वैकेंसी आती है एपीएस नाम से, उस बारे में और इसके प्रोफाइल के बारे में, इसकी सैलरी, इसका वर्क कैसा होता है और इसकी तैयारी कैसे की जाए और इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो पहले इस पर बात कर लेते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस के साथ जजमेंट को डिक्टेट किया जाता है ऑनरेबल जजेस द्वारा, और फिर उसको लिख कर और फिर उसको टाइप करके ऑनरेबल जजेस को देना होता है, वो रेक्टिफाई करके फिर इसको फाइनल करते हैं, फिर साइन करके फिर वो जजमेंट बन जाता है। तो पीएस का एक्चुअली एपीएस के नाम से जब आप इसमें रिक्रूट होंगे तो एपीएस के नाम से होंगे, तो आप जूनियर पीएस कहे जाते हैं। और इसमें यही काम होता है कि आपको जजमेंट लिखना होता है, फिर इसको टाइप करके ऑनरेबल जजेस को साइन करवाना होता है। मेन काम आपका यही होता है। और उसके बाद अगर पोस्टिंग की बात कर लें तो पहले आप इलाहाबाद बेंच में आके ज्वाइन करना होता है। इलाहाबाद बेंच में आके ज्वाइन करिए। उसके बाद आगे जाके अगर आप जिस जज ऑनरेबल जज के साथ अटैच किए जाते हैं, अगर वो लखनऊ बेंच में बैठते हैं तो आप लखनऊ मिल जाएगी पोस्टिंग, अगर वो इलाहाबाद बेंच में बैठते हैं तो इलाहाबाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और ये फिक्स नहीं होता है कि कहाँ पे ऑनरेबल जजेस जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जज के साथ पीएस लगे होते हैं वो जज की सिटिंग लखनऊ बेंच में भी हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी इलाहाबाद में रहती है। तो वैसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ ये एक रूटीन वर्क है जिससे कि ऑनरेबल जजेस बैठते रहते हैं दोनों बेंचेस पे। तो जहाँ जाना होता है वहाँ पे और पीएस को भी जाना होता है और वैसे ही काम करना होता है। तब पीएस मतलब पर्सनल सेक्रेटरी। और भी जो भी पर्सनल वर्क होते हैं ऑनरेबल जजेस के, जो भी उनके द्वारा कहा जाए वो सब काम किया जाता है। अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, गेस्टेड होती है। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो आरओ पोस्ट होती है सेम यही ग्रेड पे होती है उसकी भी, लेकिन इनको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलती है, इनको पेट्रोल का पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो वही जो 55 से 60,000 जो सैलरी बनती है नॉर्मल आरओ की, उससे 5-6 हज़ार ज़्यादा ही हो जाती है इनकी सैलरी। तो ये अप्रॉक्स आप 57 to 62 मान सकते हैं, स्टार्टिंग आपकी सैलरी ये रहती है। और काम के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये काम रहता है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ऑनरेबल जजेस के ही आधार पे होती है। अब बात करते हैं इसके तैयारी की। तो इसमें 2 चरण होते हैं और पहला चरण, दूसरा चरण। पहले चरण में रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरे चरण में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो ये एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपकी स्टेनोग्राफी होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर कम भी आता है तब चल जाएगा, क्योंकि आपको क्वालिफाई आपका स्टेनोग्राफी ही करवाएगा, जो आप ट्रांसक्राइब करना सीखेंगे। और जो आपकी स्पीड अच्छी रहेगी स्टेनोग्राफी में, वही आपको इसमें सिलेक्शन दिला सकती है, आपकी स्पीड ही। तो जो स्टेज 1 होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ही पेपर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में इंग्लिश आता है, 60 नंबर का होता है और 40 नंबर का होता है। 60 नंबर में आपका इंग्लिश होता है और जीएस होता है और कंप्यूटर होता है। इंग्लिश मीडियम रहती है, उतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहता है। और जीएस बिल्कुल जीएस नहीं, मैं तो कहूँगा ये जीके होता है, बहुत नॉर्मल रहता है। इसके लिए आप कोई भी नॉर्मल से बुक, लूसेंट पर्याप्त है, और थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लें। इंग्लिश के लिए कोई भी एक बुक ले सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर आप एस पी बख्शी ले लें, रेन एंड मार्टिन ले लें, या जो भी आप जिस बोर्ड से पढ़े हैं उस बोर्ड की 12th तक की कोई भी ग्रामर की बुक। उसके बाद आगे बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट की, जो 40 नंबर का होता है। उसमें आपका जो पिटमैन की बुक होती है उसका एक्सरसाइज एक दिया होता है। और वैसे ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मेनली उसी से आता है। 40 नंबर का होता है वो, उस पर पूरा स्टेनो में लिखा होता है, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी कॉपी में लिखना होता है, उसको ट्रांसलेट करके लिखना होता है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी ये बात है कि जो इसका पार्ट 2 है, मतलब जो आपको ट्रांसलेट करके लिखना होता है, चेंज करके लिखना होता है, वो क्वालिफाइंग है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका पहला पार्ट चेक नहीं होगा। अब आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में 150 मार्क्स मिलते हैं और पार्ट 2 में 50 मार्क्स। पार्ट 1 में आपको
डिक्टेट किया जाता है वर्ड को, आपको लिखना होता है। उसकी स्पीड आपकी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 5 मिनट का डिक्टेशन होता है, तो आपको उसमें लिख लेना होता है स्टेनो में। उसके बाद 30 मिनट आपको उसको टाइप करने का मिलता है। टाइप करके आप उसको फिर से एक पेपर में प्रिंट करके आपको देना होता है। तो ये हो गया। उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो स्टेनोग्राफी है उसकी स्पीड है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर 100 उसमें कह रहा है तो आप कम से कम 110 120 रखें, क्योंकि मेन यही स्टेज होती है और यही आपका सिलेक्शन तय करती है। इसलिए आप अपना स्टेनोग्राफी बहुत अच्छी करिए, खूब मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंग्लिश टाइपिंग का होता है। आपको इंग्लिश टाइप करना होता है, 15 मिनट आपको मिलता है। और वही एवरेज 30 से 35 आपकी स्पीड होनी चाहिए। लगभग 500 वर्ड होते हैं, 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से ये 2 पार्ट हो गए। तो मतलब पार्ट 1 में 100 मार्क्स, पार्ट 2 में सेकेंड पार्ट स्टेज 1 में 100 मार्क्स, स्टेज 2 में 200 मार्क्स। तो ओवरऑल 300 का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद इसी पे मेरिट बन के फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, इसकी आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी डाउट हो और इस वीडियो में कुछ आपको लगे कि कमियां हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो किसी और फील्ड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप सुझाव भी दे सकते हैं। और आप ये बताना ना भूलें कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।